नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की आज की कक्षा के अंदर अपन बात करेंगे नवीन करंट अफेयर्स से जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विभिन्न अखबार की सुर्खियां और एक राज्य सरकार की नवीनतम अभियान या योजना के संबंध में। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के अपने सबसे पहले प्रश्न की। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है 13 से 15 जून 2024 को 13 से 15 जून 2024 को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन शिखर सम्मेलन के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है, गलत कथन बताना है। G7 शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो विश्व का एक महत्वपूर्ण संगठन है और यह संगठन प्रतिवर्ष अपने शिखर सम्मेलन का आयोजन करता रहता है और आने वाली सभी भर्तियों की दृष्टि से G7 हो या G21 हो, इन सभी के संबंध में प्रश्न है वो आते रहते हैं। तो आपको ये प्रश्न विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पहला जो ऑप्शन है G7 के 50वें शिखर सम्मेलन, अभी हाल ही के अंदर जो आयोजन हुआ है वो 50वां शिखर सम्मेलन है, ये आपको ध्यान में रखना है। 50वें शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के अपुलिया में किया गया, बिल्कुल सही है। जो हाल ही के अंदर 50वां शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन इटली में किया गया है और अपुलिया के अंदर किया गया है। इसका मतलब पहला कथन जो है वो एकदम सत्य है। दूसरा कथन है G7 के सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस हैं। ये कथन गलत है क्योंकि G7 के जो 7 सदस्य देश हैं उसमें रूस वर्तमान के अंदर शामिल नहीं है। रूस वर्तमान के अंदर G7 का सदस्य नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये जो दूसरा कथन है ये गलत है। तीसरा है इस संगठन का गठन 1975 में किया गया, बिल्कुल सही। इसका जो गठन है वो 1975 के अंदर फ्रांस में किया जाता है। फ्रांस के अंदर इसका गठन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है कि यूरोपीय संघ इस समूह का सदस्य नहीं है, फिर भी इसके शिखर सम्मेलन में भाग लेता है, बिल्कुल सत्य। जो यूरोपीय संघ है वो G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी इसके शिखर सम्मेलन में भाग लेता है, सत्य कथन है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो बी है, रूस इसका सदस्य देश नहीं है। G7 की अगर बात करें तो इसका जो गठन है वो 1975 के अंदर किया जाता है। विश्व की जो आर्थिक धुरियां थी, जो आर्थिक देश थे, मजबूत आर्थिक देश थे, उन्होंने मिलकर 1975 के अंदर एक संगठन का गठन करते हैं और शुरुआत के अंदर इसमें धीरे धीरे 7 जो सदस्य देश है वो जुड़ते हैं। फिर इनका प्रतिवर्ष जो सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसको G7 शिखर सम्मेलन कहते हैं। जी का मतलब ग्लोब, जो वर्ड है उसके संबंध में जी का प्रयोग किया गया है और G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फिर प्रतिवर्ष किया जाता है। और ये जो G7 है ये विश्व के जो वैश्विक मुद्दे हैं, जो वर्तमान के मुद्दे हैं या जो भविष्य की चिंता है, उनके संबंध में इस सम्मेलन के अंदर विभिन्न देश हैं वो वार्ताएं करते हैं और भविष्य की रणनीति तय करते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, फिर भी भारत 11 बार, भारत को अब तक 11 बार G7 के विभिन्न जो शिखर सम्मेलन है उनमें आमंत्रित किया गया। हाल ही के अंदर जो इटली के अपुलिया में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है जून 2024 में, इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भाग लिया। भारत को यहाँ आमंत्रित किया गया था इटली के प्रधानमंत्री के द्वारा और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो 5वीं बार जी शिखर का जो सम्मेलन है G7 का, इसमें भाग लेते हैं। G7 सम्मेलन में 5वीं बार, कुल भारत अभी तक 11 बार आमंत्रित हुआ है, उसमें से 5 बार नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत को आमंत्रित किया गया और 5वीं बार भारत ने भाग लिया है। जो 49वां शिखर सम्मेलन हुआ था, जो 49वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो हिरोशिमा जापान में आयोजित हुआ था 2023 के अंदर और इस सम्मेलन में भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको आमंत्रित किया गया था और एक आमंत्रित देश के रूप में भारत ने इस सम्मेलन के अंदर भी भाग लिया था और विभिन्न जलवायु की जो चिंताएं हैं उनके ऊपर भारत ने अपने विचार भी रखे थे। रूस की अगर बात करें
तो रूस इसका वर्तमान सदस्य देश नहीं है, लेकिन 1997-98 के अंदर रूस को है वो शामिल किया जाता है और 2014 के अंदर क्रीमिया विवाद होता है। जो क्रीमिया देश है उस विवाद के कारण रूस को है जो G7 सदस्य देशों से हटा दिया जाता है। मतलब 1998 के अंदर G7 है ये G8 हो जाता है, G8 हो जाता है क्योंकि इसमें रूस जो देश है वो शामिल किया जाता है। लेकिन क्रीमिया जो विवाद होता है उसके कारण 2014 में रूस को G7 से वापस हटा दिया जाता है। तो G7 जो समूह है इसका भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है और इसके संबंधित जो शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं वो विभिन्न एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनका भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। बात करें G7 के मुख्यालय की, तो G7 का कहीं भी मुख्यालय नहीं है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगला अपना प्रश्न है साहित्य अकादमी के युवा साहित्य पुरस्कार। पिछली क्लास में अपन ने साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार के ऊपर बात की थी। आज जो अपना प्रश्न है साहित्य अकादमी के युवा साहित्य पुरस्कार के संबंध में आपको असंगत कथन बताना है, गलत कौन सा है, असत्य कौन सा है, जो मेल नहीं खा रहा है वो बताना है। पहला है हिंदी में गौरव पांडे, बिल्कुल सही। गौरव पांडे को उनकी जो रचना है स्मृतियों के बीच गिरी पृथ्वी, स्मृतियों के बीच गिरी पृथ्वी के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है, एकदम सत्य है। अगला है अंग्रेजी में वैशाली, अंग्रेजी में वैशाली को होमलेस ग्रोइंग अप, होमलेस ग्रोइंग अप के लिए दिया गया, ये भी एकदम सत्य है। अगला है राजस्थानी के लिए सोनाली सुतार, ये तो आप स्टार कर लीजिए, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजस्थानी भाषा के लिए सोनाली सुतार को शुद्ध सोंगू जग आंगो के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है, एकदम सत्य है। क्योंकि जो भी साहित्य पुरस्कार है उसमें जो राजस्थान लेवल की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसको राजस्थानी भाषा का विशेष रूप से ध्यान में रखना है, और हिंदी और अंग्रेजी का तो रखना ही है अगर आप अन्य किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो, लेकिन राजस्थानी का आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे क्योंकि राजस्थानी के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। सोनाली सुतार की अगर बात करें तो इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है, राजस्थान के बीकानेर जिले से, जिले का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। वो पूछने वाला व्यक्ति है आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में राजस्थानी के लिए जो युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया था सोनाली सुतार, उनका संबंध किस जिले से है या उनको किस रचना के लिए दिया गया या किसे दिया गया। तो तीन टाइप से प्रश्न बन सकते हैं, तीनों ही टाइप अपने को ध्यान में रखना है। युवा साहित्य पुरस्कार की अगर बात करें तो युवा साहित्य पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 2011 के अंदर की जाती है और ये 24 भाषाओं के अंदर दिया जाता है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। जिस प्रकार बाल साहित्य पुरस्कार है उसी प्रकार यही है। बाल साहित्य पुरस्कार की शुरुआत 2010 में हुई थी और इसकी शुरुआत 2011 में हुई है। ये भी 24 भाषाओं में दिया जाता है और बाल साहित्य पुरस्कार भी 24 भाषाओं के अंदर दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों के अंदर जो पुरस्कार राशि है वो 50,000 रुपए है, पुरस्कार राशि है वो 50,000 रुपए है, साथ में एक ताम्र पत्र भेंट किया जाता है। अब जो युवा साहित्य किन साहित्यकारों को दिया जाता है तो जिनकी आयु 35 वर्ष से कम होती है, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम होती है और उनकी विभिन्न भाषाओं के अंदर बेहतरीन रचनाओं के लिए किसी प्रत्येक वर्ष में किसी एक साहित्यकार को चुना जाता है, उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना के आधार पर चुना जाता है। तो ये था युवा साहित्य पुरस्कार, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 2023 का अगर राजस्थानी के लिए बात करें, पहले एग्जाम के अंदर आ भी चुका है, डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को दिया गया था। 2023 के लिए डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को उनकी रचना है पलकती प्रीत के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है और गजेश सिंह का जो संबंध है वो जोधपुर जिले से है। ये प्रश्न पहले भर्तियों के अंदर आ चुका है, तो कितना महत्वपूर्ण है ये आप ध्यान रख सकते हैं कि आने वाले भर्तियों के लिए सोनाली सुतार से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है या बाल साहित्य से संबंधित भी पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वो है हाल ही में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, कल अपन ने न्यूज की हेडिंग के अंदर, कल की जो क्लास थी, परसों की क्लास थी, उसके अंदर न्यूज हेडिंग के रूप में बात की थी कि राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो ML लाठर को नियुक्त किया है। आज अपना जो प्रश्न है कि हाल ही में राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो किन्हें नियुक्त किया गया है। श्री सुरेश चंद्र गुप्ता, श्री महेंद्र कुमार, श्री टीकाराम शर्मा और श्री मोहनलाल लाठर, जो ML लाठर जैसे अपन बोलते हैं, इनका पूरा नाम मोहनलाल लाठर है और इन्हीं को ही हाल ही के अंदर राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा
नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी अगर बात करें साथ में जो सुरेश चंद्र गुप्ता है, महेंद्र कुमार है और टीकाराम शर्मा है, इन तीनों को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है, सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। और श्री मोहनलाल लट्टर हैं, इनको मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें राजस्थान सूचना आयोग की अगर बात करें तो जो सूचना आयोग है ये एक प्रकार का संवैधानिक आयोग नहीं है, पहले तो ये ध्यान में रखना है। कभी कभार सत्य असत्य में प्रश्न आ जाते हैं कि राज्य या राजस्थान सूचना आयोग के संबंध में असत्य कथन बताइए। पहला ऑप्शन वो डाल सकते हैं कि ये एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है, तो ये एक प्रकार का संवैधानिक आयोग नहीं है, ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम अधिकार जो अधिनियम बना था 2005, इस अधिनियम के तहत इसका जो अध्याय 4 है और जो धारा 15 है, अध्याय 4 और धारा 15 के तहत राजस्थान में सूचना आयोग का गठन किया जाता है। और सूचना आयोग का जो गठन है वो आपके अप्रैल 2006 के अंदर किया जाता है, ध्यान में रखना है। अप्रैल 2006 में जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग है इसका गठन किया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है, मुख्यालय जो है वो जयपुर के अंदर स्थित है। इसकी अगर संरचना की बात करें तो एक इसमें मुख्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, साथ में अधिकतम 10 सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं, 10 सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। वर्तमान के अंदर 1+4 है, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 4 सूचना आयुक्त हैं, लेकिन अधिकतम है वो 1+10 किए जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नियुक्ति की अगर बात करें तो सूचना आयुक्त हो चाहे मुख्य सूचना आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है और त्याग पत्र भी राज्यपाल को दिया जा सकता है। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का मतलब है कि अधिकतम 5 वर्ष तक वो अपने इस पद पर रह सकते हैं। 5 वर्ष से पहले अगर बात करें कि उनकी आयु जो है वो अगर 65 वर्ष हो जाती है तो वो 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले आएगा उसके अनुसार वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। बात करें राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो वो थे एमडी कोरानी 2006 के अंदर इनको नियुक्त किया जाता है और अप्रैल 2006 से ये कार्य में आता है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। और प्रथम जो सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त है, वो बने थे एमडी कोरानी। और सबसे लंबा जो आज दिन तक का कार्यकाल है ये भी इनका ही है, सबसे लंबा जो कार्यकाल है ये भी एमडी कोरानी का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, तो सबसे छोटा कार्यकाल सुरेश कुमार चौधरी का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका प्रश्न हाल ही में राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये एमआर लाटर को नियुक्त किया गया है, मोहनलाल लाटर को नियुक्त किया गया है। और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता क्या है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित आने वाले भर्तियों के अंदर आपसे प्रश्न किया जा सकता है, तो ये भी साथ में आपको फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सीसीआई बाड़मेर की कोचिंग आपके लिए करंट अफेयर्स को और आसान बनाने के लिए सीसीआई की टीम लगातार प्रयास कर रही है। और इसके तहत सीसीआई समसामयिकी के रूप में सबसे जो पहला प्रयास है वो ये रहा है कि जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि हमारे एलडीसी के एग्जाम है या सीईटी के एग्जाम है, करंट कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, तो उन सभी के लिए एक आसान रास्ता है। क्योंकि एलडीसी का एग्जाम 11 अगस्त को है और ये जो बुक है ये राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटिव है। 3 से 4% राजस्थान करंट अफेयर्स के आएंगे एलडीसी के अंदर और एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपको कह देता हूँ। क्योंकि ये जो बुक है ये पूरे करंट का निचोड़ है, जो पिछले 6 से 7 महीने का राजस्थान का करंट अफेयर्स है उसका पूरा निचोड़ है। क्योंकि
कब से? अक्टूबर से लगाकर ये आपके मई तक का पूरा जो निचोड़ है वो इस बुक के अंदर है। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम है वहां तक की सारी बातें हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो विधानसभा के चुनाव है आने वाले भर्तियों के अंदर अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो राजस्थान का शॉर्ट बजट था, सबसे पहले छोटा बजट जो आंशिक बजट पेश किया गया था फरवरी 2024 के अंदर, उस बजट का भी उल्लेख इसमें किया गया है। इसके अलावा जो विभिन्न नियुक्तियां हैं, विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हैं, खेल गतिविधियां हैं, वो सारी की सारी राजस्थान से संबंधित इस बुक के अंदर है। तो इस किताब को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इतनी ज्यादा इसमें अन्य आवश्यक चीजें हैं वो नहीं डाली गई, केवल एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीजें वो भी डाली गई हैं। और जो हाल ही के अंदर बीच में जो पेपर हुए थे उसके अंदर भी इनसे संबंधित सीधे से सीधे प्रश्न आए हैं। तो ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बुक साबित होगी, एक बार आप जरूर इसको पढ़ें। राजस्थान करंट अफेयर्स की पिछले 6 से 7 माह का सार इसके अंदर डाला गया है। साथ ही अब जो एक नवीन पहल है वो ये है कि अब प्रत्येक माह मासिक जो शिष्य समसामयिकी है वो शिष्य की टीम के द्वारा निकाली जा रही है। और जुलाई माह की जो ये बुक है ये आपके सामने है, मार्केट के अंदर है। और इसके अंदर राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य, खेल, पुरस्कार सभी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जून 2024 की वो सारी की सारी इसके अंदर है। और आने वाली सभी भर्तियों के लिए, ये सभी भर्तियों के लिए काम आएगी, चाहे आप नेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राज्य स्तर की भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब ये साबित होगी। और प्रत्येक माह इसका संस्करण जारी किया जाएगा। साथ ही आप सबको पता है कि आज राजस्थान सरकार का पूर्ण बजट है वो पेश किया जाएगा 11 बजे, और उस पूर्ण बजट के बाद में अपन बजट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बजट को लेकर और बजट के साथ में आर्थिक समीक्षा आती है। अब तक जो अपन पढ़ रहे थे आर्थिक समीक्षा 2022-23 की पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो आर्थिक समीक्षा आने वाली है वो नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2024-25 की आएगी। और इस आर्थिक समीक्षा के लिए भी सीसीआई की टीम के द्वारा एक संस्करण जारी किया जाएगा, ताकि आप, क्योंकि आर्थिक समीक्षा सीधी अगर आप पीडीएफ में देखेंगे तो पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए उसका एक संशोधित संस्करण हम जारी करेंगे जिसमें महत्वपूर्ण जो आपके काम की चीजें आर्थिक समीक्षा के अंदर वो सारी की सारी डाली जाएगी। और आर्थिक समीक्षा जैसे ही आ जाएगी उसके बाद में 5 या 7 दिन के भीतर पूरे शॉर्ट जो नोट्स हैं वो तैयार करके बुक का रूप दिया जाएगा, पुस्तक के रूप में जल्दी आपके सामने आएगी, तो उसको भी आप जरूर पढ़ें। आगे अगर बात करें तो 1 से 15 जुलाई 2024 को तारीख ध्यान में रखनी है। 1 से 15 जुलाई 2024 के मध्य मैत्री ध्यान में रखने हैं। सेंट्रल की तैयारी कर रहा है तो विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। मैत्री जो युद्धाभ्यास है किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? युद्धाभ्यास पूछे जाते हैं, और ये जो मैत्री युद्धाभ्यास है ये किन देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है, वर्तमान के अंदर चल रहा है, 1 जुलाई को प्रारंभ हुआ है। भारत जापान नहीं, भारत सिंगापुर नहीं, भारत थाईलैंड, एकदम सत्य कथन है, भारत और थाईलैंड देशों के मध्य ये जो मैत्री युद्धाभ्यास है ये वर्तमान के अंदर जारी है। और वर्तमान के अंदर ये थाईलैंड के जो फोर्ट वाचिरापटन जो शहर है उसके अंदर ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। भारत की सेनाएं और थाईलैंड की सेनाओं के मध्य ये युद्धाभ्यास चल रहा है। इस युद्धाभ्यास की बात करें तो इसका नाम है मैत्री, और पहली बार 2006 के अंदर ये युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। हाल ही के अंदर जो 1 से 15 जुलाई के मध्य इसका 13वां जो संस्करण है वो आयोजित हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। इसका जो 13वां संस्करण है वो वर्तमान के अंदर आयोजित हो रहा है। इसका जो पिछला संस्करण था वो 2019 में भारत के मेघालय राज्य के अंदर आयोजित हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि करंट से जोड़कर आपको पिछला संस्करण भी पूछा जा सकता है। तो पिछला संस्करण 2019 में भारत के मेघालय के अंदर भारत और थाईलैंड के बीच में सीधा पूछेंगे, कभी करंट से भी नहीं जोड़कर सीधा भी पूछ सकते हैं कि मैत्री युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है, तो भारत और थाईलैंड आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 21 से 31 जुलाई 2024, तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभार असत्य कथन के अंदर जब भी प्रश्न आएगा, कारण में प्रश्न आएगा, तो सीधे आपको तारीख ही डालेंगे, 21 से 31 जुलाई याद होगी तो ही वो सत्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। 21 से 31 जुलाई 2024 को यूनेस्को, ध्यान में रखना है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कि मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, मतलब इसका आयोजन जो 46वां सत्र है इसका आयोजन 21 से 31 जुलाई के मध्य कहाँ होगा? तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसका जो आयोजन है हमारे देश भारत के अंदर किया जाएगा। 21 जुलाई
से 31 जुलाई के मध्य आयोजित किया गया जाएगा और पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। इससे पूर्व भारत ने इसकी मेजबानी नहीं की है, क्योंकि विश्व धरोहर समिति की अगर बात करें तो इसका जो गठन है वो 1972 के अंदर किया जाता है और 1972 में इसके 21 सदस्य देश हैं। 21 सदस्य देश हैं इस धरोहर समिति के और 21 सदस्य देश में हमारा भारत भी शामिल है। लेकिन भारत इस समिति के जो सत्र आयोजित होते हैं प्रतिवर्ष, उन सत्र में पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। विश्व धरोहर समिति की अगर बात करें तो इसका जो पहला सत्र था, इसका जो पहला सत्र है, जो पहला सत्र था वो 1977 के अंदर आयोजित किया गया पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में पहला सत्र आयोजित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो 45वां सत्र है, 46वां तो वर्तमान में होगा, 45वां सत्र अगर आपको करंट से जोड़कर पूछ लिया जाए तो जो 45वां सत्र है ये रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया। रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया, ये ध्यान में रखना है। भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक शैक्षिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संगठन है। और यूनेस्को जो है, यूनेस्को की जो स्थापना है वो 1945 के अंदर की जाती है। वर्तमान के अंदर यूनेस्को में 194 सदस्य देश है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसका जो मुख्यालय है वो भी पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। पेरिस फ्रांस में इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है। यूनेस्को के विभिन्न संगठनों के बारे में भी आपको सेंट्रल लेवल की भर्तियां या राज्य लेवल की भर्तियों के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है जो शैक्षिक, सांस्कृतिक और जो वैज्ञानिक गतिविधियां हैं उनके संबंध में कार्य करता है और उनके संबंध में ही ये संगठन है। इसकी स्थापना भी 1945 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना के जस्ट बाद में की जाती है। और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। 194 सदस्य जो देश है। और इसी की पहल है कि 1972 के अंदर ये यूनेस्को का एक विश्व धरोहर समिति का गठन करते हैं। ये समिति प्रतिवर्ष विभिन्न जो इनके सदस्य देश हैं अन्य जगह पर भी सत्र का आयोजन करती है, सम्मेलन का आयोजन करती है और इसके जो सदस्य 21 देश हैं ये इन सत्र के अंदर भाग लेते हैं। और फिर ये विश्व के जो चुनिंदा स्थान है जो वाकई में विश्व धरोहर के लिए है, विश्व विरासत के रूप में है, उन स्थानों का चयन करती है, उनको संरक्षण प्रदान करती है, उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल करती है। और जो विश्व विरासत दिवस है, विश्व विरासत या धरोहर दिवस अगर बात करें, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कभी दिवस के बारे में भी पूछ लेता हूं तो ये 21 से 31 जुलाई के बीच में जो 46वां सत्र है ये भारत में आयोजित किया जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। आगे है हाल ही के अखबार की सुर्खियां, जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं और करंट के रूप में आने वाले समय में आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश में सुरभि होगी भारतीय टीम की कोच। बिल्कुल, सुरभि भारतीय टीम की कोच होगी। ह्यूस्टन में आपके 12 से 23 जुलाई को वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप है, उसका आयोजन किया जा रहा है। और इस चैंपियनशिप में सुरभि की अगर बात करें तो ये राजस्थान के जयपुर जिले की है, ध्यान में रखना है, राजस्थान के जयपुर जिले की है। और भारतीय स्क्वैश जो टीम है, जूनियर टीम है, उनकी कोच इनको नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही के अंदर जो 12 जुलाई से ये जो टूर्नामेंट है इसके अंदर ये कोच के रूप में टीम के साथ में रहेगी, ध्यान में रखना है। अगला है मसूद पेजेशकियान बने ईरान के नए राष्ट्रपति। मसूद पेजेशकियान एक जो हाल ही के अंदर ईरान के अंदर चुनाव आयोजित हुए हैं और इन चुनाव के अंदर मसूद पेजेशकियान जो है वो राष्ट्रपति बने हैं। और ध्यान में रखना है क्योंकि पूर्व जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी 19 मई को इनके हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु 19 मई को होने के बाद में ईरान के अंदर अब वापस राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, जिसमें मसूद जो पेजेशकियान है ये वर्तमान में राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ध्यान में रखना है। अगला जो है जोधपुर मंडल में बन रहा है एशिया का पहला हाई स्पीड टेस्टिंग रेल ट्रैक। जो रेलवे के द्वारा जोधपुर जो मंडल है इसके अंदर हाई स्पीड
अति तेज गति से रेलवे की जो गति है उसको टेस्ट करने के लिए एक रेलवे ट्रैक है वो बनाया जा रहा है। इसकी जो स्पीड क्षमता रहेगी ये 220 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो ये हाई ट्रैक बन रहा है, स्पीड हाई ट्रैक, इसकी जो स्पीड क्षमता है ये 220 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये ध्यान में रखना है। और इसकी कुल लंबाई है ये 62 किलोमीटर है। 2 चरणों के अंदर 2 इकाइयों के रूप में ये बन रहा है और इसकी जो कुल लागत है वो 810 करोड़ रुपए है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जोधपुर मंडल के अंदर ये नावा में कहाँ बन रहा है, नावा के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। सांबर के पास में नावा में इसका निर्माण किया जा रहा है, जोधपुर मंडल के अंतर्गत है। और एशिया का सबसे जो एशिया का पहला हाई स्पीड टेस्टिंग जो ट्रैक है रेलवे का वो बन रहा है। करंट के हिसाब से और जीके के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है, ये सुर्खी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आज की योजना या अभियान, इसकी बात करें तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान। वर्तमान के अंदर आपने देखा होगा कि तापमान अधिक बढ़ गए हैं, बाड़मेर जो है सबसे गर्म शहर बनता जा रहा है भारत का, या अन्य जो स्थान है वहां पर गर्मी अधिक बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अपन वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं, वनों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जितनी वर्तमान में वनों की आवश्यकता है उतनी मात्रा में वन है नहीं, और जो है उनको भी अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हितों की वजह से काटते जा रहे हैं। तो इसलिए जो वनों का दोहन भी हो रहा है और वृक्षारोपण उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। और जब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है तो या तो कोई आपदा आती है या फिर ताप बढ़ना, ये इसका प्रमुख कारण है। तो इसकी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है उनके द्वारा हाल ही के अंदर जो पर्यावरण दिवस था 5 जून, उस पर्यावरण दिवस के ऊपर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण ये अभियान है ये प्रारंभ किया जाता है 5 जून 2024 को। और राजस्थान के जयपुर जिले से इस जो अभियान की है वो शुरुआत की गई है। राजस्थान में वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जाती है। और इस अभियान के तहत कुल 7 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। कुल जो 7 करोड़ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे, और इसमें से जो 3 करोड़ पौधे हैं वो आमजन, जो आम लोग हैं उनको विशेष रियायत पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जो 3 करोड़ पौधे हैं वो सरकारी भूमि, जो सरकारी जमीन है वहां पर लगाए जाएंगे, राजकीय भूमि पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो 1 करोड़ पौधे हैं वो ओरण है, चारा का भूमि है, वहां पर लगाए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान है, आने वाले भर्तियों के लिए ये भी ध्यान में रखना है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन ये जो अभियान है इसकी शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे ही ऐसे ही प्यार और स्नेह बना के रखिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। आपके लिए आगे इससे भी और अच्छे अच्छे प्रश्न और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो की पीडीएफ आपको सीसीआई के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आप जाकर उस चैनल से जुड़ जाएं और इस पीडीएफ के द्वारा अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।